हेलो एंड वेलकम टू फॉर्मूलेटर। तो चलिए अपने फिजिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे, एक थे जीन बैप्टिस्ट बायो और एक थे फेलिक्स सावर्ट। ठीक है, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उन दोनों ने मिलके ठीक है ये लॉ दिया था। बेसिकली ये लॉ क्या था, तो आप जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर से ठीक है किसी भी कंडक्टर से जब करंट को पास कराते हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। ठीक है, तो उस कंडक्टर से किसी डिस्टेंस p पे है ना, किसी डिस्टेंस पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वो सब पता करना हो, तो उसी के लिए ये लॉ दिया गया था। ठीक है, जिसे कहते हैं हम बायो सावर्ट लॉ। ठीक है, तो चलिए बायो सावर्ट लॉ क्या है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एक ये लॉ दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में और रिलेटेड है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। जनरेटेड बाय मींस एक स्मॉल कंडक्टर, एक कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया जाता है उसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली ये लॉ दिया गया है। ठीक है, कौन कौन थे, फ्रेंच साइंटिस्ट जीन बैप्टिस्ट बायो एंड फेलिक्स सावर्ट। ठीक है, फ्रेंच साइंटिस्ट है, इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, बट बेसिकली बायो और सावर्ट ने मिलकर ये लॉ दिया था। सबसे पहले कब दिए थे, 19वीं सेंचुरी में इसे दिए थे। ठीक है, ओके, तो इसके स्टेटमेंट की अगर बात करें तो स्टेटमेंट जो देखते हैं तो बायो सावर्ट लॉ ने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा फील्ड, एक स्मॉल फील्ड हम कंसीडर कर रहे हैं, डी भी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या कंसीडर करेंगे, एक लेंथ का जो पूरा लेंथ है कंडक्टर का, ठीक है, उसका एक स्मॉल लेंथ कंसीडर करेंगे। ठीक है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर इसके डेरिवेशन पे भी आएंगे। तो पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि आखिर ये मतलब लॉ कहता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये लॉ स्टेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट इन ए स्पेस बाय, देखिए किसके द्वारा, इनफाइनेटिसिमल लेंथ के द्वारा। इसका मतलब होता है कि बहुत छोटा सा लेंथ के द्वारा, यानी हम पूरा कंडक्टर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एट ए टाइम हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि मान लीजिए आपका ये कंडक्टर है, ठीक है, और इससे करंट पास कराएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर के एक छोटे से लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं और इस लेंथ को हम क्या मान रहे हैं, डीएल मान रहे हैं। इसलिए इसको कहा जा रहा है कि एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल लेंथ है, एक छोटा सा लेंथ कंसीडर कर रहे हैं और इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे और बाद में क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करके पूरे लेंथ के लिए उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर डीएल, तो इसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक डीएल स्मॉल एलिमेंट मान रहे हैं। और ये जो करंट है, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। ऑफ कोर्स करंट के प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप ही हो रहा है करंट के कारण। करंट को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ता जाएगा। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होगा जो उस वायर से फ्लो कर रहा होगा, है ना। इस वायर से जितना करंट को फ्लो करवाएंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगा और लेंथ ऑफ द वायर एलिमेंट डीएल के भी प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि मान लीजिए आपने पहले ये डीएल एलिमेंट कंसीडर किया है, ठीक है, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। अब आप इस डीएल एलिमेंट को डबल कर देते हैं, मतलब लेंथ को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, एक और डीएल कंसीडर कर लेते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जो होगा वो भी डबल हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। यानी कि इस लेंथ पे भी डिपेंड करता है, मतलब इस लेंथ के भी प्रोपोर्शनली डिपेंड करता है ना। एक तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और दूसरा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द थीटा बिटवीन द करंट डायरेक्शन एंड द लाइन कनेक्टिंग द वायर एलिमेंट। और तीसरा चीज क्या है, तीसरा है, देखिए बना ही लेते, यहां पे मान लीजिए कि आपके पास एक कर्व कंसिडर करें, ठीक है, क्योंकि ये जो हम कोई भी वायर हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, तो हम एक बेसिकली कर्व कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने कहा इससे जो करंट फ्लो कर रहा है आई, और हम मान लेते हैं इसका एक स्मॉल डेल्टा एलिमेंट, यहाँ पे ये हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं इस लेंथ का। अब इस स्मॉल एलिमेंट से
कुछ दूरी पे, है ना, ये सपोज ये कोई दूरी है P है पॉइंट, इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा इससे करंट फ्लो कराएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा किसके प्रोपोर्शनल है, ये स्मॉल लेंथ dl के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और तीसरा क्या कहा गया है, थीटा के प्रोपोर्शनल है, थीटा, ठीक है। और ये एंगल है कौन सा एंगल, तो ये एंगल है बेसिकली आपका जो dl लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, हालांकि ये जो कर्व है, ठीक है, लेकिन अगर कर्व पे भी आप एक छोटा सा एक मतलब एलिमेंट कंसीडर करें तो वो एक एज अ स्ट्रेट लाइन बिहेव करता है, ठीक है। तो ये dl क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो थीटा जो एंगल है इस स्ट्रेट लाइन और इस जो ये जो लाइन है ना, जो इस dl को कनेक्ट कर रहा है इस पॉइंट P से, मान लेते हैं ये R है, ठीक है, अभी के लिए इसको R मान रहे हैं। तो ये जो लाइन है इसके बीच का एंगल है ये थीटा एंगल है, ठीक है। इसको ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, थीटा एंगल है, ठीक है। तो इस पे भी डिपेंडेंट होता है। अब आप कहेंगे कि यही थीटा क्यों है, ये भी तो थीटा हो सकता है ना, ये dl है तो ये भी तो एंगल हो सकता है, थीटा हो सकता है, ठीक है। ये भी आप दोनों में से कोई भी एंगल थीटा कंसीडर करेंगे तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आप ये भी थीटा ले सकते हैं, ये भी थीटा ले सकते हैं। क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये साइन ऑफ द थीटा पे डिपेंडेंट है। यहां देखिए साइन ऑफ द एंगल थीटा पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और अगर साइन पे डिपेंडेंट है तो साइन थीटा इक्वल होता है किसके, साइन पाई माइनस थीटा के, है ना, साइन पाई माइनस थीटा के। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो इसको पाई माइनस थीटा मान सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, छोटा सा एलिमेंट है ना, ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है, ये थीटा है तो पाई माइनस थीटा। तो ये भी एंगल अगर आप एंगल लेते हैं तो सेम ही आएगा, थीटा हो या पाई माइनस थीटा हो, ठीक है। तो कोई भी एंगल ले सकते हैं। और देखिए कनेक्टिंग द वायर एलिमेंट टू द पॉइंट वेयर द फील्ड इज बीइंग मेजर्ड, यानी कि ये पॉइंट की बात कर रहा है, यही पॉइंट है जहां पे फील्ड को मेजर करना है। तो ये बेसिकली बायो-सावर्ट का पूरा स्टेटमेंट था, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल होगा, एलिमेंट लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, और थीटा एंगल पे डिपेंड करेगा, साइन ऑफ द थीटा पे डिपेंड करेगा। थीटा कौन सा एंगल है, dl, और पॉइंट P को ज्वाइन करने वाला लाइन के बीच का एंगल है, ठीक है। दिस लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r, ठीक है। और एक और चीज है कि देखिए मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे लेंथ के पास में रखा हुआ है, ठीक है। ये जो पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे है, कोई डिस्टेंस पे है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं कि इस डिस्टेंस को अब थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा और दूर लेके चले गए कंडक्टर से, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा इस पॉइंट पे, ऑफ कोर्स घटेगा। जितना ज्यादा आप इस पॉइंट P को दूर करेंगे इस लेंथ, कंडक्टर के लेंथ से, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो होगा वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। यानी बायो-सावर्ट ने कहा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है इस कंडक्टर के द्वारा, वो उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, इस डिस्टेंस के। यानी जितना ज्यादा आप उसको दूर कीजिएगा उतना ही कम होता चला जाएगा, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर देखें तो बायो-सावर्ट्स का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r, ठीक है, डिवाइडेड बाई r क्यूब, ठीक है। सब चीज को इसमें समझते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। म्यू नॉट जो है उसको बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है, परमियाबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये है म्यू नॉट। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने देखा था ना, एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है एप्सिलॉन नॉट, जो कि होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, मतलब कि फ्री स्पेस को, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उस पर इफेक्ट कर सकता है ना, कोई भी मतलब फ्री स्पेस जो है, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिसिटी वहां पे हो सकता है,
वो होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। और उसी तरह जो परमेबिलिटी होता है, परमेबिलिटी ये शो करता है कि कोई भी मटेरियल जो है, हालांकि यहाँ पे म्यू नॉट ले रहे हैं तो ये फ्री स्पेस की बात कर रहा है, एयर की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि कोई अलग मटेरियल है, तो उसके लिए अगर परमेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहे तो परमेबिलिटी का मतलब होता है कि वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में एप्सिलॉन नॉट और मैग्नेटिक्स में क्या होता है, म्यू नॉट होता है, ठीक है। तो ये म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है म्यू नॉट, जिसका वैल्यू जो होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, यूनिट है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। सब इसको कैलकुलेट करेंगे, अभी हम डिराइव करेंगे ये डीवी कैसे आया, ठीक है। dV इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस आर। यहाँ जो देख रहे हैं ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, स्मॉल dl का और r जो लेंथ लिए थे उन दोनों का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं dV का, तो ये स्केलर फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, स्केलर फॉर्म, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, अभी डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। तो ये स्केलर फॉर्म है, इसका वेक्टर फॉर्म भी हम देखेंगे, ठीक है, इसको डिराइव भी करेंगे। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है dl क्रॉस r क्या इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कौन इंडिकेट करता है, dl क्रॉस r इंडिकेट करता है। और ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, किसके, करंट के डायरेक्शन के और पोजीशन वेक्टर के, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट और पोजीशन वेक्टर r के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये कौन शो कर रहा है, dl क्रॉस r शो कर रहा है, ठीक है, दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है। और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि राइट हैंड थंब रूल से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए इसके कुछ एप्लीकेशन, जैसे कि बायो-सावर्ट लॉस का जो एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, तो बायो-सावर्ट लॉ को जो है वो कैलकुलेट करने में, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसके थ्रू जो करंट जा रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इन सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग आर्क, कोई करंट कैरिंग आर्क है ना, अगर ये मतलब करंट कैरी कर रहा है तो वहां पे उसके सेंटर पे या कहीं किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, या फिर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल एंड लेंथी करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मान लीजिए कि दो कंडक्टर्स हैं, ठीक है, दोनों कंडक्टर क्या है, करंट को कैरी कर रहा है, इसमें I1 और इसमें I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है, दोनों कंडक्टर। तो इन दोनों कंडक्टर्स के बीच एक फोर्स लगता है, ठीक है। जब दो कंडक्टर को पास में रखते हैं और दोनों कंडक्टर से कुछ करंट फ्लो कर रहा है तो उस पे एक फोर्स लगता है। ये फोर्स भी कैलकुलेट किससे होता है, बायो-सावर्ट लॉ से ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। अगर दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है तो फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। अगर डायरेक्शन सेम हो गया इस केस में तो कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, यानी कि दोनों जो कंडक्टर होगा वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और वही अगर ये जो करंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे जो फोर्सेस हैं। इसके अलावा टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, मान लीजिए एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, और ये करंट को कैरी कर रहा है, कोई आई करंट कैरी कर रहा है। अभी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, या फिर किसी पॉइंट पे, है ना, कोई पॉइंट दूर है P पॉइंट पे आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो इन सब मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज होता है, बायो-सावर्ट लॉ यूज होता है। तो ये सब हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं। चलिए तो वापस अपने इस करंट कैरिंग वायर पे आते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा था कि ये एक वायर है, वायर कर्व वायर है, और हमने क्या कंसीडर किया था, एक स्मॉल लेंथ dl को कंसीडर किया था, ठीक है। और हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, पॉइंट P, जो कि r डिस्टेंस पे है डेल्टा लेंथ dl से, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है।
तो बायो-सैवर्ट लॉ से बायो-सैवर्ट ने क्या कहा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dB, मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, dB है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये कहा था बायो-सैवर्ट ने। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dB, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, dl के प्रोपोर्शनल होगा, जो हमारा स्मॉल लेंथ dl है। क्योंकि अगर स्मॉल लेंथ को डबल कर देंगे तो चार्ज भी तो डबल हो जाएगा, है ना। करंट को डबल करेंगे तो चार्ज तो डबल होगा ही, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। dl को इतना में कुछ चार्ज है, अगर इसको डबल कर रहे हैं तो फिर चार्ज डबल हो जाएगा, यानी करंट डबल हो जाएगा, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो इसके प्रोपोर्शनल होता है। और क्या कहा था उन्होंने कि जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। चलिए इन सबको कंबाइंड कीजिए। इन सबको जब कंबाइंड करेंगे आप, तो dB जो होगा मैग्नीट्यूड, वो किसके बराबर होगा, I dl अपॉन r स्क्वायर, और साइन थीटा के भी डिपेंडेंट होता है। हमने देखा था कि साइन थीटा पे भी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर इस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये बायो-सैवर्ट ने कहा था। तो अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। आप जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए आपको एक कांस्टेंट की जरूरत होती है, और यहाँ पे वो कांस्टेंट कौन सा है, वो है परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी कि म्यू नॉट। तो यहाँ पे dB जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। ऐसे कंसिडर करेंगे I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो ये है बायो-सैवर्ट का इक्वेशन। तो बायो-सैवर्ट ने ये इक्वेशन दिया था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सारी चीजें जो है वो किस में है, स्केलर फॉर्म में है, ठीक है। सब स्केलर फॉर्म में है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को तो वेक्टर होना चाहिए, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी हम कंसीडर करेंगे। तो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है। ओके और अगर आपको म्यू नॉट का आपसे पूछा जाए कि यूनिट क्या होता है ना, म्यू नॉट का अगर वैल्यू तो पता हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होता है, लेकिन अगर म्यू नॉट का आपको यूनिट पता करना हो तो कैसे पता कीजिएगा। देखिए इसी इक्वेशन से आप म्यू नॉट का भी यूनिट पता कर सकते हैं। म्यू नॉट का जो इक्वेशन होगा यहाँ से वो क्या हो जाएगा, अगर हम लिखना चाहें म्यू नॉट जो होगा वो होगा dB इंटू 4 पाई, ठीक है, इंटू r स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा। तो सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए। जो यूनिट्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, 4 पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, करंट का क्या होता है, एम्पियर, और dl है लेंथ, तो इसका हो जाएगा मीटर। साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो म्यू नॉट का यूनिट क्या आ रहा है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो म्यू नॉट का यूनिट हो गया क्या, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। इसको इक्वल टू नहीं लिख सकते, सो ओके। तो इस तरह से आप म्यू नॉट यानी परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस जो है म्यू नॉट की यूनिट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक, ये स्केलर फॉर्म। अब इसी से हम क्या करेंगे, इसके वेक्टर फॉर्म को कंसीडर करेंगे। वेक्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, चलिए इसको यहाँ पे एक डायरेक्शन देते हैं, ये है हमारा n कैप, ठीक है, और मानते हैं ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। और आप जानते हैं कि करंट जो होता है वो स्केलर होता है या वेक्टर,
आपको पता है करंट, एक्चुअली करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, फिर भी करंट को एज अ स्केलर ट्रीट किया जाता है। ठीक है, करंट को स्केलर माना जाता है। क्यों माना जाता है स्केलर? क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन सब लॉ को फॉलो नहीं करता है ये करंट, इसलिए करंट को एज अ स्केलर ट्रीट किया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, करंट को नहीं बट करंट मल्टीप्लाइड टू डीएल। ठीक है, करंट मल्टीप्लाइड टू डीएल को हम क्या कंसिडर करते हैं, एज अ वेक्टर, यानी कि यहां पे मान लेते हैं कि आई डीएल, ठीक है, क्या है, एज अ वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं। जब करंट को हम इस डेल्टा एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसको क्या ट्रीट करेंगे, एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे। ये आर लेंथ दिया हुआ है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर आर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है ना, पोजीशन किसी भी दो पॉइंट का। मान लीजिए ये पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं, आर डिस्टेंस पे है, तो पोजीशन वेक्टर इसको कनेक्ट करेगा। ठीक है, जहां से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब देखिए आइडियल क्रॉस आर अगर हम फाइंड आउट करें, ठीक है, मतलब कि आइडियल क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है, इसको अगर फाइंड आउट करें हम, आइडियल को और आर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो सेम किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यानी कि जो एन कैप हम माने हैं वही सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं दिस एज सेम डायरेक्शन एज द एन कैप। एन कैप यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वही सेम डायरेक्शन होगा। तो आप लिख सकते हैं ना कि एन कैप कितना बराबर होगा, एन कैप जो होगा वो होगा आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आइडियल आर साइन थीटा। ठीक है, ये कैसे आया इक्वेशन, आप जानते हैं कि कोई भी जो वेक्टर होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए कैप है तो ए कैप को लिख सकते हैं ना ए वेक्टर बाय मॉड ए वेक्टर। ठीक है, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, यानी कि किसी भी वेक्टर जो होता है, कोई भी वेक्टर दो चीजों से बनता है, एक उसका जो डायरेक्शन होता है और एक उसका जो मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो वो ए वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो सिंपली हम वही किए हैं कि एन कैप ये सेम है, एन कैप के बराबर है, तो ये उसी का सेम डायरेक्शन है, तो हम एन कैप को कंसिडर कर सकते हैं ए वेक्टर, यानी कि जो हमारा वेक्टर है डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड के उसे बराबर है, तो ये कंसिडर हम कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आइडियल क्रॉस आर, आइडियल आर साइन थीटा। ठीक है, जो हमारा डीबी है वो क्या है, जो हमने कैलकुलेट किया था, डीबी म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। बट ये तो क्या था, स्केलर फॉर्म में था, इसको वेक्टर फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको एन कैप से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि इसको डायरेक्शन देना होगा। ये इसका मैग्नीट्यूड था और ये हमने इसको क्या दे दिया, डायरेक्शन दे दिया, एन कैप, जो ये हमारा डायरेक्शन है। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये वेक्टर बन गया। अब इस एन कैप की जगह इस वैल्यू को पुट कीजिए, तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और ये हमारा जो यूनिट वेक्टर है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आइडियल आर साइन थीटा। ओके, अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, आइडियल आर साइन थीटा पूरा कैंसिल हो सकता है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, ये बचेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, आर बच जाएगा यहाँ पे
ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है ये r नहीं खत्म होगा, सिर्फ आइडियल साइन थीटा होगा, यहाँ पे r रहेगा। ठीक है, एक r बच जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर इंटू r, तो ये हो जाएगा क्या, r क्यूब। ठीक है, तो dv वेक्टर कितने के बराबर होगा, जो हमारा dv वेक्टर होगा वो इक्वल होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। इससे पहले हमने स्केलर फॉर्म को देखा और ये जो है क्या है, वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ठीक है, बायो-सावर्ट लॉ का ये वेक्टर फॉर्म है। अब हम देखेंगे बायो-सावर्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन देखेंगे कि कहां कहां बायो-सावर्ट लॉ जो है अप्लाई होगा, और इससे हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स को भी कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि सर्कुलर लूप के लिए, कि सर्कुलर लूप के सेंटर पे उससे सम डिस्टेंस पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ current carrying circular loop। ठीक है, कोई सर्कुलर लूप है, वो एक करंट को कैरी कर रहा है, तो उससे जो होगा मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगा वो कितना होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसके लिए देखिए, इधर सबसे पहले एक सर्कुलर लूप बनाते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर लूप हो गया, और इसमें क्या है, एक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट एक फ्लो कर रहा है इसमें, मान लीजिए कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, इसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर, और इसके सम डिस्टेंस पी पे, है ना, कोई डिस्टेंस पॉइंट पी मान लेते हैं, वहां पे हमको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्या है, रेडियस है इसका, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप है कैपिटल आर है, इसको मान लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, और इसको मान लेते हैं डिस्टेंस एक्स पे है, ये जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट पी, वो कितना दूर है, एक्स डिस्टेंस पे है सेंटर से, और ये हम मान लिए हैं आर। ठीक है, जो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, हमको एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना है इस पॉइंट पे, एट द लूप पे हमें यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट डीएल कंसीडर करना है। ठीक है, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट डीएल को हम कंसीडर करें, क्योंकि देख रहे थे बायो-सावर्ट में हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट डीएल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होता है उसको कैलकुलेट करते हैं, और फिर पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डीएल कंसीडर करके उसके द्वारा पहले मैग्नेटिक फील्ड को हम पता करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसके कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो इसके कुछ कंपोनेंट होंगे मैग्नेटिक फील्ड के, जैसे देखिए ये मान लीजिए क्या है, आपका डीबी है।
ठीक है, ये डीवी है। अब डीवी के दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम मान लेंगे डीवी साइन थीटा, और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम मानेंगे डीवी कॉस थीटा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, थीटा। इसको अगर थीटा मान ले तो थीटा कौन सा एंगल है, अभी बताए थे कि थीटा जो एंगल था वो कौन सा एंगल था, डीएल, और दिस लाइन को जो कनेक्ट कर रहा था वही थीटा एंगल था। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल है ये वाला एंगल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो थीटा एंगल है डीएल और आर के बीच का जो एंगल है वही थीटा है। तो यहाँ पे भी हम थीटा इसको मान रहे हैं, तो डीबी साइन थीटा हो गया और ये डीबी कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, ये हमारा पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करना है। चलिए सबसे पहले क्या करना है, assume a circular coil carrying a current, ठीक है, assume a circular coil carrying a current I, ठीक है। आपको क्या करना है, एक सर्कुलर कॉइल को assume करना है और carrying a current I and has radius कैपिटल आर, ठीक है, और उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर कंसीडर करना है, ठीक है। नाउ कंसीडर अ पॉइंट पी, ठीक है, आपको क्या करना है, एक पॉइंट पी को कंसीडर करना है, कितना दूर है, एट डिस्टेंस एक्स। तो कंसीडर अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस x from the center of the coil, ठीक है, कॉइल के सेंटर से आपको एक पॉइंट P कंसीडर करना है जो कि x डिस्टेंस पे है, ठीक है, सेंटर से। तीसरा क्या करना है, आपको एक कंसीडर अ स्मॉल डेल्टा एलिमेंट ऑफ करंट, स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट, एलिमेंट ऑफ करंट डीएल, ठीक है। आपको क्या करना है, एक स्मॉल डीएल एलिमेंट कंसीडर करना है, ठीक है। ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो अच्छे से इसको डिराइव कीजिए। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट डीएल कंसीडर करना है एट द टॉप ऑफ द कॉइल, ठीक है, इस कॉइल के टॉप पे हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये एलिमेंट कंसीडर डीएल एट द टॉप ऑफ द कॉइल, एक स्मॉल एलिमेंट डीएल कंसीडर कर रहे हैं। नाउ अब बायो सावर्ट लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग द बायो सावर्ट्स लॉ, ठीक है, इस कॉइल पे अगर बायो सावर्ट लॉ अप्लाई करें तो जो फील्ड पी होगा, ठीक है, एट पॉइंट पी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एट पॉइंट पी कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एट पॉइंट पी इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई जो भी डिस्टेंस है यानी कि आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है एट पॉइंट पी पे, जो कि होता है आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीवी साइन थीटा और एक है वर्टिकल कंपोनेंट डीवी कॉस थीटा, ठीक है। एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया, ये होगा
dv, ठीक है, ये होगा cos थीटा और ये होगा dv sin थीटा। ठीक है, ये dv cos थीटा होगा। अगर थीटा ये है तो थीटा से जो लगा हुआ वो sin थीटा, थीटा से जो नहीं लगा हुआ एंगल वो होता है cos थीटा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। तो अब देखिए इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, इस लूप के पैरेलल है। ठीक है, लूप के पैरेलल है, इसलिए ये जो dv cos थीटा कंपोनेंट है वो क्या होगा, कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं dv cos theta does not contribute to magnetic field। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड as it is parallel to the loop। ठीक है, इसके क्या है, पैरेलल है, इसलिए वो नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, dv cos थीटा, ये जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो वर्टिकल कंपोनेंट इज कैंसल्ड आउट। यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण होगा। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, जो हमारा b होगा फिर से हमारा क्या होगा, dv म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया है वो स्मॉल लेंथ dl की वजह से आया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा लूप है। तो अगर स्मॉल लेंथ के लिए हमको पता है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे क्या है, इस पूरे लूप को अगर इंटीग्रेट कर दें, है ना, पूरा लूप का जो लेंथ है कितना होगा, अगर रेडियस r है तो पूरे लूप का लेंथ 2 पाई r हो जाएगा जो उसका सरकमफेरेंस है। तो 0 से 2 पाई r तक अगर इसको पूरा इंटीग्रेट कर दे तो हमें पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा इस पूरे लूप के लिए। तो बस वही करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे dv को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड b चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, 0 से 2 पाई r के लिए dv को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, और यहां देखिए इस ट्राइंगल को कंसीडर कीजिए। ठीक है, चलिए ट्राइंगल का कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे कौन सा कलर ले, देखिए इसको मान लेते हैं ए बी और ये पॉइंट P तो है ही। ठीक है, तो ए बी पी एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। ठीक है, ए बी पी को एक ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल है तो इसमें इस ट्राइंगल में अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और ये है हमारा हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच होता है, तो x बाई आर हो जाएगा साइन थीटा, है ना, P बाई आर होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, x बाई आर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा जो होगा वो होगा x बाई स्मॉल r हो जाएगा। और r की वैल्यू क्या है, ठीक है, ठीक है, तो r की वैल्यू क्या है, r जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल r जो है, आप कह सकते हैं ये जो हाइपोटेनस है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस क्या होता है, इसका स्क्वायर और दिस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ एक करेक्ट कर लीजिए, ये क्या होगा, dv साइन थीटा और ये क्या होगा, dv cos थीटा। ठीक है, ये होगा dv साइन थीटा और ये dv cos थीटा होगा। तो इसका जो कंपोनेंट होगा कौन सा, dv साइन थीटा, ये गलत है, तो यहाँ पे होगा dv साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पे आप सिंपली साइन थीटा नहीं क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो
कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए कॉस थीटा की वैल्यू सिंपली हो जाएगी थीटा ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया तो b बाई एच यानी r बाई आर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, r को वैसे ही रहने देते हैं और ये जो स्मॉल r है आप देख सकते हैं स्मॉल r किसके बराबर है, बाय पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो कॉस थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो dB है यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिए, यहाँ साइन थीटा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सिर्फ कॉस थीटा का कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पे। तो हम क्या लेंगे, कॉस थीटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस थीटा का कंपोनेंट सिर्फ ले रहे हैं, ये वाला कंपोनेंट ना कि ये, तो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा ये हो गया और r जो है r की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, ठीक है, इस इक्वेशन 1 में आप क्या लगाइए, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 2 पाई r तक। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो dv को तो हम लिख सकते हैं जो हमारा b होगा। ठीक है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड b होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई r पूरे रेडियस के लिए क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल बाय, ठीक है, आईडीएल और इसके बाद क्या है कॉस थीटा। चलिए पहले लिख लेते हैं आईडीएल कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब सारे वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं। कौन से वैल्यूज, 0 से 2 पाई आर, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है, आई डी एल और कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं आईडीएल हो गया आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या है आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर यानी कि 1 बाई आर स्क्वायर है और आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, आर की जगह ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। तो फिर से यहां से लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर है रूट पे, तो सिंपली आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई। ठीक है, आईडीएल को बाहर कर देते हैं तो डीएल तो इंटीग्रेट होगा, बचेगा आई डिवाइडेड बाय आई आर। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये जो पूरा है इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1/2 है, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां, 0 से 2 पाई आर डीएल। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, आई आर इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई। ठीक है, और ये कट जाएगा कितना बार में, 2 टाइम्स में हो जाएगा। तो यहाँ 2 पाई 4 पाई नहीं लिखेंगे, सिंपली क्या लिखेंगे 2। तो म्यू नॉट बाई 2, म्यू नॉट बाई 2 हो गया आई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। क्लियर है, दिस इज due to circular loop at point P।
ठीक है, एट पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे एट द सेंटर ऑफ द लूप। ये तो एट डिस्टेंस x था, ठीक है, डिस्टेंस x पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया था। अब अगर फाइंड आउट करना हो एट द सेंटर ऑफ द लूप, मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, मतलब अगर लूप के सेंटर पे फाइंड आउट करना हो, चलिए फिर से देखते हैं जो हमारा लूप है। तो अगर लूप के सेंटर पे फाइंड आउट करना हो, यानी यहाँ पे फाइंड आउट करना हो, तो हमारा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0, है ना, यानी पॉइंट P यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये टोटल x हो जाएगा 0। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो भी हमारा इक्वेशन पॉइंट P के लिए आया है उसमें आपको x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, for magnetic field at the center, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर टेक x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 कंसिडर करेंगे। हमारा जो इक्वेशन है b का, जो इक्वेशन है क्या था b का इक्वेशन, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पावर 3/2। अब x इज इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए, तो म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर, x 0 अगर पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर 3/2, यानी कि ये हो जाएगा आर क्यूब, यानी सिंपली b जो होगा वो होगा म्यू नॉट बाई 2 आई बाय आर। ये हमारा आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, यानी कि अगर सेंटर ऑफ द लूप आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई 2 आई बाय आर। नाउ थर्ड केस, इसमें हम क्या करेंगे कि एट वेरी फार अवे फ्रॉम द लूप, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी फार अवे फ्रॉम द लूप, ठीक है, लूप से बहुत दूर अगर कोई पॉइंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अगर लूप से बहुत ज्यादा दूर है तो हम मान सकते हैं, वी कैन कंसीडर ठीक है, डिस्टेंस x इज मच मच ग्रेटर देन r। तो आप r को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन नेग्लेक्ट r को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, कौन सा इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। हमारा b का जो इक्वेशन है वो क्या है, म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2, ठीक है। तो अब r को अगर नेग्लेक्ट कर दें, यानी r की जगह 0 पुट कर दें, तो वैल्यू क्या हो जाएगी b की, ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर, ठीक है, r 0 हो गया, ये कितना हो गया, x क्यूब हो गया, ठीक है। ओके, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेरी फार अवे फ्रॉम द लूप, यानी लूप से अगर बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पे आपको कंसीडर करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये यूज होगा।
ठीक है, तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड बायो-सावर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन है किसी सर्कुलर लूप के लिए, सर्कुलर लूप से सम डिस्टेंस x पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया। ठीक है, फिर उसके बाद एट सम सेंटर पे फाइंड आउट किया, सेंटर ऑफ द लूप पे फाइंड आउट किया, और फिर फार अवे फ्रॉम सम डिस्टेंस फाइंड आउट किया। ठीक है, नाउ सी हियर, ये क्वेश्चन है। देखिए, एक सर्कुलर कॉइल है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 5 × 10⁻⁻² मीटर। एक सर्कुलर कॉइल दिया हुआ है जिसका रेडियस दिया हुआ है 5 × 10⁻² मीटर का, यानी 5 सेंटीमीटर का, और टर्न्स कितने दिए हुए हैं, 40 टर्न्स दिया हुआ है। ठीक है, तो याद कीजिए जो आपका फॉर्मूला था बायो-सावर्ट का, तो एक टर्न के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है, मान लीजिए कि n नंबर ऑफ टर्न्स है, उस कॉइल में कितने हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ अगर 40 टर्न्स दिया हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, Ni, यानी कि n टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना है, 40 टर्न्स है। करंट कैरिंग कितना करंट कैरी कर रहा है, 0.25 एम्पियर का। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर। आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है कि सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो देख लेते हैं। रेडियस ऑफ द कॉइल कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻⁻² मीटर का। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स n कितने दिए गए हैं, 40। ठीक है, करंट कितना है, करंट I इज इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर्स। तो आपको क्या बताना है, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड। तो एट द सेंटर पे हमने अभी देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर magnetic field at the center of the current carrying लूप। ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना था, B इज इक्वल्स टू μ0/2 I/R। ठीक है, यही था, μ0/2 I/R था। ठीक है, लेकिन अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो सिंपली I की जगह हम क्या करेंगे, Ni कर देंगे, यानी n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। μ0 क्या होता है, 4π × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2। करंट कितना है, 0.25। कितने टर्न्स है, 40 टर्न्स है, और रेडियस कितना है, 5 × 10⁻⁻² मीटर का। ठीक है, तो बस वैल्यूज को कैलकुलेट कर लीजिए। 4π × 10⁻⁷ डिवाइड बाई 2, 0.25 × 40। ठीक है, तो B की वैल्यू आएगी 1.2 × 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। कितना आ रहा है, 1.2 × 10⁻⁻4 टेस्ला आएगा। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, कॉइल के सेंटर पे पता करना था। ठीक है, वही अगर कुछ डिस्टेंस पे देता तो उस डिस्टेंस का पॉइंट दिया रहता है ना कि इतना डिस्टेंस पे है, वो पॉइंट का डिस्टेंस दिया रहता कि इतना डिस्टेंस पे है, तो फिर उस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर लेते। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर पीस ऑफ वायर विथ रेडियस 0.2 मीटर। ठीक है, कोई एक सेमी सर्कुलर पीस ऑफ वायर है। ठीक है, इस तरह से सेमी सर्कुलर शेप में है, इसका रेडियस दिया हुआ है r और इसकी वैल्यू दी गई है 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर। ठीक है, द करंट कैरिड बाय द सेमी सर्कुलर पीस वायर इज 150 एम्पियर, और ये करंट कितना कैरी कर रहा है, 150 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। ठीक है,
तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर पीस, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा वो बताना है। तो आपको पता है कि किसी भी सर्कुलर वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, वो होता है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 I बाई R, ठीक है। R अगर स्मॉल r अगर इसका रेडियस है तो I बाई R होता है, ठीक है। ओके, और ये भी जानते हैं dB जो होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बायो-सावर्ट लॉ का। तो अगर ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, एक सेमी सर्कल है वेक्टर फॉर्म में, तो अगर इस सेमी सर्कल को हम इंटीग्रेट कर दें पूरे इसके किसके लिए, इस पूरे सरकमफेरेंस के लिए, इस पॉइंट के लिए, तो हम पूरा इसका मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। तो B जो होगा, हाँ क्या होगा, B होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 1 बाई R स्क्वायर, इंटीग्रेट करेंगे 0 से कितना के लिए, पाई R के लिए, ठीक है, क्योंकि टोटल लेंथ क्या होगा इसका, पाई R होगा, तो 0 से पाई R के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे, dl क्रॉस R, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में dl क्रॉस R हो जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये क्या हो जाएगा, dl क्रॉस R हो जाएगा, ठीक है। तो dl क्रॉस R 0 से 2 पाई, ठीक है, सिंपली इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई तो होगा आई बाय आर स्क्वायर, आई बाय आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन क्या होता है, पाई आर, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा म्यू नॉट बाय 4, म्यू नॉट बाय 4 आई बाय आर, तो म्यू नॉट बाई 4 I बाई R, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। दिस इज ड्यू टू द सेमी सर्कुलर लूप के कारण आएगा, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 I बाई R, ठीक है। आप देख रहे हैं सर्कुलर लूप के कारण क्या था, म्यू नॉट बाई 2 I बाई R, तो अगर कोई सेमी सर्कल है तो उसके कारण क्या होगा, उसका हाफ, जो सर्कल के कारण जो आ रहा होगा उसका हाफ, तो बेसिकली उसका हाफ है, ठीक है, सिंपली वही है। तो बस इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 4, करंट कितना है 150 और रेडियस है 0.2 मीटर का, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए इसकी वैल्यू, तो उसका डबल हो जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, ठीक है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला इसकी वैल्यू होगी। ओके, क्लियर है आपको, हो सका, आई होप आपको क्लियर होगा बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है, पूरी तरह।